अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और कहीं भी अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा ही डीपली प्रॉब्लम आ रही है तो आप विद्यालय में आकर उसको मुझसे क्लियर करा सकते हैं। आज हम दोबारा आपके सामने लेकर आए हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ही, जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था कि आपातकाल क्या है, आपातकाल में के संदर्भ में कौन कौन सी राष्ट्रपति के लिए शक्तियाँ दी गई हैं, उन शक्तियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब आगे चलते हैं इसी दौर में, आगे चलते हैं इसी दौर में हम भारतीय संविधान में एक छोटा सा प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान की प्रेरणा और प्राण, संविधान की प्रेरणा और प्राण किसको मानते हैं? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। आगे चलते हैं, प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर में कई बार आता है ये कि संविधान की प्रेरणा और प्राण किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रेरणा और प्राण किसको कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। क्यों? क्योंकि इसमें मौलिक लक्ष्यों को और उद्देश्यों को समझाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें मौलिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को दर्शाया गया है। उन दर्शाने के बाद क्या होता है? दर्शाना, दिखाना। हम उसको उपयोग में लेते हैं। जो हमारे लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, देश के लिए क्या करना चाहते हो, अपने लिए क्या करना चाहते हो, तो उन सभी के लिए हमारे भारतीय संविधान में अर्थात प्रस्तावना में। लेकिन अगर आप और आगे चले तो भारतीय संविधान के भी 3 भाग होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भी क्या भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। घोषणात्मक होता है, विवरणात्मक होता है, उद्देश्यात्मक होता है। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना के 3 भाग होते हैं। पहला घोषणात्मक, पहला हो गया घोषणात्मक भाग, दूसरा हो गया विवरणात्मक भाग, तीसरा हो गया उद्देश्यात्मक। ये तीनों भाग हैं। इन तीनों भागों के आधार पर हम भारतीय संविधान का अनुभव करते हैं, उपयोग करते हैं और हमारी दिनचर्या में, दैनिक जीवन में उनका हम उपयोग लेते हैं। आगे चलते हैं। इसी कारण, क्योंकि जब आपने पढ़ी होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, जो भी भारतीय नागरिक है, जो भारत में पैदा हुआ है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, वह हमारे भारतीय संविधान का उपयोग कर सकता है। दोबारा सुनिए, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसके पास नागरिकता है, चाहे भारत के किसी भी प्रांत का हो, किसी भी कोने का हो, छोटी सी छोटी इकाई का हो, वो भारतीय होना चाहिए। और जैसे ही वो भारतीय होता है कोई व्यक्ति, वह भारतीय संविधान का उपयोग करता है। दिए गए उसमें जो भी मौलिक
अधिकार होते हैं, जो भी और संरक्षण की नीतियां होती हैं, वह सभी का प्रयोग करता है और अपने देश का विकास करता है। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र व्यक्तियों की आजादी और गरिमा को कैसे बढ़ावा देता है, समझिए। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भारतीय लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा और आजादी को किस प्रकार बढ़ावा देता है। उसके लिए अपन पढ़ते हैं लोकतंत्र। हमने पढ़ा है लोकतंत्र का अर्थ किसका शासन माना जाता है? जनता का शासन। देखिए, बहुत सी प्रणालियां हैं, बहुत सी शासन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सब शासन व्यवस्थाओं में से सबसे बेहतर प्रणाली हमारी मानी गई है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसमें किसका शासन होता है? जनता। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे देश के। क्लियर आता है? सबसे पहले हम लिखते हैं ये अपन इनको बाहर से लाए हैं, ये हमारे भारत के ही नागरिक हैं। कौन है? भारतीय नागरिक। दूसरा, जैसे इनको आज प्रधानमंत्री बनाया गया है तो इसके लिए मत करने का अधिकार दिया गया। मत करने के लिए अपन मानते हैं ये सभी अधिकार किसमें से दिए गए हैं? संविधान में से। संविधान में से दिए गए, तो संविधान का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा। हमने उस दिन परिभाषा पढ़ी थी कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो इस संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। आगे चलते हैं, तो संविधान का निर्माण भी किसके लिए किया गया है? जनता के लिए। और इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा। आगे चलते हैं, यहाँ पर व्यक्ति को अधिकार मिला एक आम नागरिक को, और नागरिक अपने मत के अधिकार से मत करता है। जैसे ही बहुमत प्राप्त होता है तो एक व्यक्ति विजयी होता है और वह व्यक्ति जीत कर कहा जाता है? देश का प्रधानमंत्री बनता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है तो अब इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी को अब आम भाषा में पढ़ेंगे, जवाब देही। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाबदेही किसे कहते हैं? जिम्मेदारी किस व्यक्ति की होती है, कैसे होती है? क्योंकि हमने जिस सरकार का चयन किया है, हमने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर आमंत्रित किया है, वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारा और हमारे देश का क्या करे? विकास। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि जब तक एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, जब तक वह सही तरीके से कारगर सिद्ध न करे, कोई कार्य नहीं करे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। क्यों बनती है? कि जैसे कि अपन मानते हैं कि हमने उसे अच्छा समझकर, देश के लिए योग्य नागरिक समझकर कि ये व्यक्ति वास्तव में ही हमारे देश का विकास कर सकता है, इसके लिए अब उसका भी दायित्व बनता है देश के प्रति और देश की जनता के प्रति कि वो हमारे देश का क्या करे? विकास।
तो इसलिए वो जवाबदेही अर्थात जिम्मेदारी कि जो भी कोई प्रोजेक्ट लागू करे, जो भी योजनाएं लागू करे, जो भी कानून का निर्माण करे या जो भी राज्यों के विकास के लिए नीतियों का प्रदर्शन करे, वे सभी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए कारगर सिद्ध हो। ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो, एक समाज विशेष के लिए नहीं हो, एक जाति विशेष के लिए नहीं हो, अर्थात सभी के लिए समान तरीके से होनी चाहिए, जिसमें समान आकार में ही समान प्रकार से ही सबका क्या हो सके विकास, तो ही वो नीति हम सफल मानते हैं। इसलिए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिसको हमने चुना है, तो उसका भी एक दायित्व बनता है, उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जवाबदेही होती है कि वो भी हमारे देश का क्या करे विकास। अब उसी क्रम में हम आगे जिम्मेदारी के तौर पर कि भारतीय लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा और आजादी को बढ़ावा देता है, कैसे आगे चलते हैं कि लोकतंत्र में हमने मान लिया क्या चुनाव। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि चुनाव आयोग का निर्माण कब हुआ। जनवरी 1950। क्लियर है तक? आगे चलते इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप लिख लिया करो, ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि अपन यूट्यूब क्लास में प्रत्येक छोटे छोटे प्रश्नों पर शायद चर्चा नहीं कर पाए, इसलिए आप इसको लिख कर चलें। आगे चलते हैं कि व्यक्तियों की आजादी। आप जानते हैं अनुच्छेद 21, इसमें आता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्या? जीवन जीने की स्वतंत्रता, लाइफ और लिबर्टी। कि हर व्यक्ति देश का जो नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, वह स्वतंत्र है और अपना जीवन आसानी से किसी भी प्रतिबंधों के अभाव में नहीं जी सकता, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के माध्यम से उस व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब आजादी हो गई। दूसरी आजादी में और हम मान लें कि जैसे आपकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी है? 18 वर्ष की। ये कोई जाहिर सी बात नहीं है कि आपके पापा जी जहां बोर्ड दें आप भी वहीं पर बोर्ड दें, नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार अपना मत कर सकता है, उसको जो भी अच्छा लगे। कोई सा भी जितने भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हैं, उसकी दृष्टि में कोई किसी में और योग्यता होती है, किसी में और कोई योग्यता होती है, तो वो किसी को भी अपना मत कर सकता है, और जो अपने आप में किसी भी प्रकार का उस पर कोई दबाव नहीं दे सकता, ना कोई परिवार का सदस्य दे सकता है, ना कोई बाह्य ताकतवर व्यक्ति दे सकता है, ना कोई भी एक राजनेता उस पर कोई दबाव दे सकता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, जब कभी भी इलेक्शन होते हैं, पोलिंग बूथ पर आप कभी भी गए हो, तो अंदर जाने के लिए एक व्यक्ति ही होता है, वही जाता है। उसके जैसे ही वो मशीन के पास से निकल कर चला जाता है, तभी दूसरा व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है। तो इसलिए न माँ के साथ बेटा जा सकता है, पति के साथ पत्नी भी नहीं जा सकती है, कोई भी नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होता है। दूसरा गरिमा, कि अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसका निर्माण हुआ है? सरकार का निर्माण हुआ। सरकार ने अगर विभिन्न प्रकार की आजादियां दी, देश का विकास किया। आगे चलते गरिमा, कि हर व्यक्ति गरिमा होती है, जैसे कोई किसी व्यक्ति का किसी में अधिक से इंटरेस्ट हो, उसकी रुचि हो, जैसे खेल हो, नृत्य हो, साहित्य हो या कला हो, कला अकादमी कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे, आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम एक बालक होता है, तो वह बालक अपने विद्यालय में क्रीड़ा शुल्क जाता है, तो वो विद्यालय में खेलों में रुचि लेता है, संगीत में लेता है, नृत्य में लेता है, और किसी भी प्रोग्रामिंग में लेता है। तो अगर उसका अच्छा प्रदर्शन है तो उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाता है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है। डिस्ट्रिक्ट पर अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो वहाँ से उसको स्टेट लेवल पर भेजा जाता है,
जैसे ही वो स्टेट लेवल पर अपने राज्य का नाम रोशन करता है तो वह सरकार उसको अपने अधीन का उसे आगे भेजने के लिए पूरा प्रयास करती है। जैसे ही वो आगे जाता है, नेशनल खेलता है और नेशनल में कहीं भी वह व्यक्ति एशियाई कपों में अगर गोल्ड मेडल दिलाए, कांस्य दिलाए और कोई पदक दिलाए तो उसके द्वारा हमारे देश का गौरव ऊंचा होता है कि आज कि भारत के पास कितने स्वर्ण पदक मिले। भारत और पाकिस्तान में जैसे कि कोई मैच होगा और भारत जीत जाता है तो हम क्या कहते हैं, क्या विराट कोहली जीत गया, कोहली या फिर धोनी जीत गया? नहीं, हम कहते हैं कि आज भारत मैच जीत गया, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम से, उन 11 सदस्यों के नाम से हमारे देश का नाम संबोधित हो रहा है, हमारे देश का नाम आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है। इसलिए हमारे लोकतंत्र में व्यक्तियों की आजादी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है, ना उस पर कोई जबरदस्ती से कोई धर्म ला सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वो चाहे किसी धर्म को परिवर्तित कर सकता है, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, यहाँ तक कि वह चाहे तो। हाँ, तो देखिए आगे चलते हैं कि जैसे भारतीय लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा और आजादी को किस प्रकार बढ़ावा देता है। जैसे किसी व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में रुचि है तो सरकार द्वारा उसको आगे भेजा जाता है, और जैसे ही वो आगे जाकर हमारे देश का गौरव बढ़ाता है तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाती है या किसी भी और डिपार्टमेंट में उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। आगे के लिए चलते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है? इसमें क्या है, क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अभी हमने बताया था कि व्यक्ति स्वतंत्र है और कहा था अपने व्यक्ति कि जो भारत देश का नागरिक है वो किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है और न ही किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती कोई धर्म लादा जा सकता है। तो उसके लिए हमारे देश में अनुच्छेद 25 के माध्यम से कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, और वो कैसी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति पर सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी जाति विशेष द्वारा धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। देखिए अनुच्छेद
21 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है कि भारत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग आज मौजूद हैं। जैसे कि हमारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो क्या आपने देखा है कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है या जैन धर्म से संबंधित रखता है और आपके आसपास भी हिंदुओं की तादाद बहुत अधिक है, तो क्या आप सभी मिलकर उस व्यक्ति को हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव डाल सकते हैं? नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानून की दृष्टि में दोषी पाए जाते हैं और आपके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है और कोई भी व्यक्ति उस पर सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी जाति विशेष द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक, नेक्स्ट।